नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और जो आप लोगों के पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए आज से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की क्लास को स्टार्ट किया है, जिसमें आपको प्रत्येक दिन बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस नोट भी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं प्रशीतन के मूल सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रशीतन के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है वो किन किन सिद्धांतों पर काम करता है और किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रशीतन क्रिया में किसी पिंड का तापमान किया जाता है। कि प्रशीतन क्रिया जो है उसमें अगर हम लोग कोई पिंड ले रहे हैं तो उसके तापमान को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, घटाएंगे, दोगुना करेंगे या शून्य लाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रशीतन क्रिया होती क्या है। प्रशीतन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग किसी गर्म बॉडी को ठंडा करते हैं, या बोल सकते हैं कि उस गर्म बॉडी से उसका जो टेम्परेचर होता है उसे अवशोषित करते हैं या उससे निकालते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ से कोई चीज़ निकाल रहे होंगे तो जिस चीज़ को निकाल रहे होंगे उस चीज़ की उस बॉडी में कमी आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों के पास पैसे की एक पोटली है जिसमें 10 रुपये रखे हैं। अगर आप लोग उससे 2 रुपये निकालेंगे तो आप लोगों को 2 रुपये की पोटली में कमी दिखेगी, तो उसमें 8 रुपये बचेंगे। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम लोग पिंड से ताप को निकाल रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पर कमी का ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कम होगी। तो उसका जो तापमान है वो कम हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा और सही सही टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? COP होता है। तो COP का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ। COP का फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर निष्पादन गुणांक। क्या होता है? निष्पादन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कि जो भी हमारा प्रशीतक तंत्र है वो कितनी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, या बोल सकती हैं कि कितना उसे ठंडा कर रहा है, यही उसकी परफॉर्मेंस होती है। जैसे कि आप लोग क्या पेपर में पॉइंट्स लिखते हैं या फिर पेपर में थ्योरी लिखते हैं, एग्जामिनर आपको क्या करता है? नंबर देता है तो और आपकी कॉपी को चेक करता है। तो क्या करता है? आपकी परफॉर्मेंस को देखता है कि आपने अगर एक साल आपने पढ़ाई की और आपने पेपर दिया तो आपने कितनी उन्नति की या कितना सीखा, उसकी परफॉर्मेंस पेपर के माध्यम से चेक की जाती है। वैसे ही अगर प्रशीतक की हम लोग क्या परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो COP के माध्यम से चेक करेंगे। तो इसकी जो COP होती है वो होती है Q/W। यहाँ पर Q क्या है? अवशोषित ऊष्मा है। जो भी हम लोग जितनी बॉडी से अवशोषित ऊष्मा कर रहे होंगे, और उसमें ये W क्या है? W है अवशोषित करने में जो हम लोग कार्य करते हैं, वर्क डन कार्य करते हैं, उसे हम लोग W कहते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ये इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसे टिक कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है COP सदैव होता है। कि COP का जो मान होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है किसी भी प्रशीतक का, वो क्या हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि COP जो होती है ये एक प्रकार की दक्षता होती है। तो कोई भी मशीन है उसमें कुछ ना कुछ दक्षता हमेशा आएगी। मतलब ये दक्षता का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये दक्षता का अपोजिट होता है। दक्षता तो शून्य हो सकती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगी कुछ ना कुछ परफॉर्म वो करेगा ही, कुछ ना कुछ ठंडक देगी ही मशीन, कभी माइनस में नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग किसी सड़क पर चलना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ दूरी तय जरूर ही करेंगे, चाहे एक कदम ही क्यों ना चलें। तो क्या है, आपने जो परफॉर्मेंस की वो कुछ
चाहे आप 1 मीटर बढ़े, लेकिन आप बढ़े तो, चाहे वो आप घूमकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो वो हम लोग विस्थापन तो 0 कहेंगे, लेकिन क्या है, आपकी जो दूरी आपने जो चली, आपके पैरों ने जो दूरी तय की या फिर जो जगह ऑक्युपाइड की, वो क्या है, कुछ ना कुछ मीटर में आपको जरूर प्राप्त होगी। उसी तरीके से यहाँ पर है, जो मशीन वर्क करती है तो कुछ ना कुछ हमें वर्क जरूर देती है। तो क्या है, एकांक से, यहाँ पर पहला ऑप्शन है एकांक से कम, तो एक कभी 1 से कम हो नहीं सकती, मतलब 0 में जाएगी नहीं, तो ये गलत हो गया। माइनस का 1 का मतलब क्या है, 0 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकती। एकांक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं, तो यही ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकांक से अधिक, 1 से अधिक कुछ ना कुछ आएगी। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 टन प्रशीतन प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 1 टन प्रशीतन प्रभाव क्या है। अगर 1000 किलोग्राम क्या है, हम लोग बर्फ़ ले लें और 335 किलो जूल जो ऊष्मा होती है प्रति सेकंड उससे निकालते हैं, तो हमें 1 घंटे में जो प्रशीतन प्रभाव प्राप्त होता है उसे हम लोग 1 टन प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली भी सुना होगा 1 टन एसी जो हमारे घर में आती है, 1 टन 2 टन 3 टन, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ भी गए कि 1 टन प्रशीतन होता क्या है। अगर वो हम लोग प्रशीतन कैलकुलेट करके निकालेंगे, प्रशीतन प्रभाव या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो क्या होता है, अवशोषित ऊष्मा अपन किया गया कार्य, उससे आप लोग निकाल भी सकते हैं। आपको अवशोषित ऊष्मा दी होगी और उसके द्वारा कार्य दिया होगा, तो आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका है वो आप लोगों को सीधे याद कर लेना है कि 1 टन प्रशीतन प्रभाव बराबर होता है 210 किलो जूल अपॉन मीटर। 210 किलो जूल अपॉन मीटर। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, वो है 1 किलोग्राम बर्फ जब 0 अंश पर पिघलती है तो वह अपने परिस्थान से कितनी ऊष्मा अवशोषित करती है। क्या बोल रहा है ये, 1 किलोग्राम बर्फ हम लोग ले लें और 0 अंश पर वो पिघल रही हो, तो जो उसके चारों तरफ का परिस्थान या फिर एरिया होगा उससे वो कितनी ऊष्मा को अवशोषित करेगा। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया ही, वो ऊष्मा होती है 335 किलो जूल। जो ऊष्मा 1 किलोग्राम बर्फ होगी वो 0 अंश सेल्सियस पर अगर पिघल रही होगी तो वह अपने चारों तरफ से 336 किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी, या बोल सकते हैं कि जो 335 किलो जूल ठंडक है वो वातावरण को दे देगी। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक होता है। तो ये मैंने आप लोगों को वीडियो में पूरा इसका डेरिवेशन करके दिखाया है, आप लोग उसे वहाँ से देखेंगे डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन ना होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये हो जाता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी नंबर पे दिया है, ये आप लोग सीधे टिक कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देखेंगे जाके थ्योरी वाले में, आपको ये बिल्कुल प्रूवमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रशीतन किस प्रकार की विधि है। कि जो प्राकृतिक प्रशीतन होता है वो किस प्रकार की विधि है। तो मैं आपको सबसे पहले प्राकृतिक प्रशीतन समझा दूं। वैसे मैंने थ्योरी में समझाया, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा समझा देते हैं। प्राकृतिक प्रशीतन एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में गर्म वस्तु को, या फिर बोल सकते हैं जिस वस्तु का हमें ताप कम करना है उसको सीधा संपर्क में ले आए, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए, तो ये प्राकृतिक प्रशीतन विधि कहलाएगी। जैसे कि आप लोगों ने बर्फ़ वाला एक बॉक्स देखा होगा, उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें 2 लेयर्स बना देते हैं, उन लेयर के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, गैप में वो लोग बर्फ़ के टुकड़े छोटे छोटे भर देते हैं, और उसके बीच में जब बर्फ़ आइसक्रीम आप बेचते हैं रखकर, तो वो अपने ही पोजीशन में बनी रहती है। तो इसको हम लोग क्या, प्राकृतिक प्रशीतन विधि कहते हैं। तो ये सीधे संपर्क में आती है बॉडी की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आ जाएगा सीधी संपर्क प्रशीतन। तो आप लोग इसे अच्छे से
टिक कर लीजिए और इसे नोट भी करते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो आ रहा हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जहाँ प्रशीतन लोड अधिक होता है उस विधि को कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं फिर आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जहाँ पर प्रशीतन लोड मतलब जिस बॉडी को अधिक ठंडा करना हो या बोले जिस बॉडी से हमें अधिक ऊष्मा अवशोषित करनी हो, उस विधि में अगर हम लोग प्रशीतन यूज करेंगे तो कौन सी विधि यूज करेंगे। जैसे कि आप लोगों को एक नॉर्मल पिंड दे दिया जाए जो रूम टेम्परेचर पे हो और एक पिंड ऐसा दिया जाए जो गैस पर या फिर बर्नर के माध्यम से गर्म कर दिया गया हो, तो आप लोगों को जो गर्म वाला पिंड है उसे ठंडा करने में अधिक लोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस विधि में हम लोग यूज करते हैं प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो कम प्रशीतन वाले में की जाती है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि यूज की जाती है। अप्रत्यक्ष विधि जो हमारी फ्रिज वगैरह होती हैं ये अप्रत्यक्ष विधि पर बनाई जाती हैं। क्यों अप्रत्यक्ष विधि? क्योंकि इसमें हम लोग प्रशीतक को प्रवाहित करते हैं नलियों में और कूलिंग क्रिया प्राप्त करते हैं एक बॉक्स में जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और सारी जो भी हमारी खाद्य सामग्री होती है उन्हें सुरक्षित फ्रिज में रखते हैं। तो क्या है ये अप्रत्यक्ष विधि, इसमें कोई ठंडा पिंड सीधे संपर्क में नहीं ला रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। तो यही विधि है, अगर अधिक हमें लोड चाहिए होता है तो ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ये समझ गए हो तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक प्रशीतन विधि में कितना तापमान प्राप्त किया जा सकता है। कि जो हमारी प्राकृतिक प्रशीतन होती है उसमें हम लोग निम्नतम से निम्नतम कितना ताप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राकृतिक प्रशीतन विधि एक नॉर्मल विधि है, इसमें हम लोग ज़्यादा किसी वस्तु को ठंडा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को बर्फ़ नहीं बना सकते हैं, जैसा कि आप लोग फ्रिज में देखते हैं, आप लोग पानी रखते हैं और वो बर्फ़ बन जाता है, तो प्राकृतिक प्रशीतन विधि में ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसमें जो होता है 5 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक ही हम किसी वस्तु को ठंडा कर सकते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अगर प्राकृतिक विधि द्वारा 0 अंश तापमान प्राप्त करना हो तो बर्फ़ में करते हैं। अगर क्या है प्राकृतिक प्रशीतन विधि है, नॉर्मली अगर यूज कर रहे हैं तो 0 से 5 अंश ही आपको टेम्परेचर प्राप्त होगा। अगर उसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया जाए या कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिससे वो 0 अंश वाली कूलिंग भी प्राप्त कर दे, तो उस जो वस्तु मिलाई जाती है उसे हम लोग लवण कहते हैं। अगर हम लोग बर्फ़ में लवण को मिला देते हैं तो वह 0 अंश तक किसी भी वस्तु को ठंडा कर सकता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है प्रशीतन विधि में किसी पिंड के तापमान को किया जाता है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रशीतन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के तापमान को कम करते हैं। तापमान मतलब उसकी गर्मी को निकाल देते हैं या बोल सकते हैं उसकी गर्मी को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कम, ये भी सही है। अवशोषित मतलब ऊष्मा को अवशोषित भी, तो ये भी सही है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन ए एंड बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है वो कह रहा है ठोस से द्रव में अवस्था परिवर्तन को कहा जाता है। ये कोई ऐसी वस्तु है जो ठोस है, उसे अगर हम लोग द्रव में बदल रहे हैं, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर देकर उसे पानी में बदल रहे हो, द्रव में बदल रहे हो, तो इस विधि को क्या कहेंगे। अब हम लोग किसी भी वस्तु को गला रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने आयरन मटेरियल देखा होगा, उसे हम लोग टेम्परेचर देकर एक लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, तो क्या है हम लोग उसका गलन करते हैं या उसका गलनांक कम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलन विधि हो जाएगी। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से कुछ रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है प्रशीतक द्वारा अवशोषित ऊष्मा को कहते हैं जब, कंडीशन दे दी है, जब ठोस से द्रव में हो। जब ठोस से द्रव में जा रहा है तो उसे हम लोग, उसमें क्या है, जो ऊष्मा हमें प्राप्त होगी या जो ऊष्मा उसमें देनी होगी, अब हम गलन में ले जा रहे हैं, गलनांक जो है उसका हम कम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे गलन की ऊष्मा। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है द्रव से वाष्प में अवस्था में परिवर्तन को कहा जाता है। वही क्वेश्चन जैसा कि ऊपर था वो क्या था,
ठोस से द्रव में जा रहे थे, यहाँ पर हम लोग द्रव से वाष्प में जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पानी गर्म किया होगा गैस पर कभी ना कभी, तो हम लोग पानी क्या है, द्रव है, लिक्विड लेते हैं और उसे जब गर्म करते हैं तो वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। तो यही क्रिया जो है वो द्रव से वाष्प में परिवर्तन कहलाती है। तो इस क्रिया को हम लोग वाष्पन क्रिया कहते हैं, जैसे आप लोग अच्छे से जानते भी हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है 15 नंबर, वायु प्रशीतन निकाय का निष्पादन गुणांक होता है। जो हमारे वायु पर आधारित प्रशीतन निकाय बनाए जाते हैं उनका जो निष्पादन गुणांक होता है वो होता है 0.75। ये आपको सीधे याद कर लेना है। और वायु प्रशीतन निकाय मैंने वीडियो में जो थ्योरी लेक्चर है उसमें अच्छे से समझाया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर RAC नाम का एक फोल्डर बना होगा, उसमें आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसे आप लोगों को सीधे याद कर लेना है। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है वायु प्रशीतन गुणांक होते हैं। वायु प्रशीतक, यहाँ पर सॉरी ये गुणांक नहीं है, यहाँ पर आप लोग निकाय लिख लीजिए। क्या, यहाँ पर निकाय लिख लीजिए, इस जगह पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आप लोग निकाय लिख लीजिए। वायु प्रशीतन निकाय होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहला ऑप्शन है भारी, दूसरा ऑप्शन है कम COP, तीसरा ऑप्शन है स्थान घेरने वाले और चौथा ऑप्शन है सभी। तो जो हमारे वायु प्रशीतन निकाय होते हैं ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे। इनकी जो प्रशीतन क्षमता थी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस थी, वो भी बहुत कम थी और स्थानीय भी ये ज़्यादा घेरते थे क्योंकि भारी थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर सभी। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है वायु प्रशीतन चक्र कितने प्रकार के होते हैं। वायु प्रशीतन चक्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वायु प्रशीतन चक्र जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला चक्र और एक बंद चक्र। खुला चक्र में कौन सा आता है, जो प्राकृतिक विधियाँ होती हैं। बंद चक्र में जो आता है वो जो हम लोग प्रशीतक बनाते हैं, जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं और प्राकृतिक विधि को प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है खुला चक्र को और किस नाम से जानते हैं। कि जो भी हमारा ओपन चक्र होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा खुला चक्र होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि या फिर सीधा संपर्क विधि कहते हैं, और जो हमारा बंद चक्र होता है उसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये पहला नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीधा संपर्क विधि। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वायु प्रशीतित किस चक्र पर आधारित होते हैं। कि वायु जो प्रशीतक बनाए जाते हैं, वायु प्रशीतक, वो किस चक्र पर आधारित होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिवर्ती कार्नोट, दूसरा है प्रतिवर्ती जूल चक्र और जो तीसरा है बेल-कोलमेल चक्र है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे वायु प्रशीतक निकाय होते हैं वो प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र पर चलते हैं और प्रतिवर्ती जूल चक्र पर चलते हैं, और हम लोग प्रतिवर्ती जूल चक्र का दूसरा नाम जो होता है वो बेल-कोलमेल साइकिल होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर डी नंबर सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। तो हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रशीतक का उपयोग निम्न में किसमें किया जाता है। जो प्रशीतन विधि होती है प्रशीतक द्वारा की जाती है, तो उस प्रशीतन का यूज हम लोग इन पॉइंट्स में कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है वातानुकूलन, ये भी सही है क्योंकि हम लोग वाता को अनुकूलित करते हैं, जो वातावरण होता है उसे ठंडा करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। दूसरा है घरेलू प्रशीतक, घरेलू प्रशीतक मतलब फ्रिज वगैरह बनाते हैं, जो फ्रिज बनाई जाती हैं जिनमें हम लोग खाद्य सामग्री रखते हैं, तो वो फ्रिज हो गई, ये भी सही है। औद्योगिक में क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे ब्रेड की, दूध की, तो इनमें हम लोग प्रशीतक का यूज करते हैं कूलिंग क्रिया के लिए, क्योंकि अगर वहाँ का टेम्परेचर जो है वो निम्नतम नहीं रहेगा तो हमारी जो ब्रेड है या फिर दूध है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी, ABC सभी। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएंगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इसी नेम से ही है। आप लोग वहां पर
अपने आवश्यकता के अनुसार मैकेनिकल ब्रांच की जो भी जितनी भी बुक्स हैं आप अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को सारी फाइल्स में मिल जाएंगी, आप लोगों ने डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ में। आप लोगों का ये चैप्टर भी जो है इसी वीडियो में पूरा हो गया है फिनिश। बेस क्वेश्चन ही आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।